आज का टॉपिक रहेगा मेरा यूनिट 4 का चैप्टर सी। चैप्टर सी में आप लोग का है पेरिक्लीज एंड हिज अचीवमेंट्स। पेरिक्लीज और उसकी उपलब्धियां, ये आज का आपका टॉपिक रहेगा। इसी को डिस्कस करेंगे आज के क्लासेस में, ठीक है। तो पेरिक्लीज कौन था, उसकी क्या उपलब्धियां थी, इसके बारे में बुक से देखने से पहले आप लोग को ये थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ बता देते हैं कि पेरिक्लीज एक ऐसा व्यक्तित्व था, एक ऐसा राजा था जो कि पूरे यूनान के इतिहास में वो काफी प्रसिद्ध रहा। यूनान के इतिहास में वो इतना प्रसिद्ध था कि उसके शासनकाल को हम लोग स्वर्ण काल या गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। उस काल में ऐसी बहुत सारी चीज पेरिक्लीज के काल में उपलब्धियां उन्होंने पाई थी, जिसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि यूनान किस प्रकार से प्रगति के पथ पर जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में वो अग्रसर हो गया था पूरे दुनिया के हिसाब से। तो हम लोग ये देखते हैं कि पेरिक्लीज ने बहुत सारे संवैधानिक सुधार किए थे, खेल कूद का उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया था, एथेंस नगर को उन्होंने बहुत सुंदर सजाया था, सड़कों का उन्होंने मरम्मत कार्य करवाया था। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लीज के नाम दर्ज है। जैसे कि उस काल में कविता का बहुत अच्छा विकास हुआ, संगीत का विकास हुआ। उस काल में स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण और भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसमें कि यूनान के इतिहास में स्वर्णकाल का दरकार हो गया था उस समय एथेंस। चूंकि आप लोगों को पता है कि यूनान में एथेंस एक बहुत बड़ा शहर था, बहुत ही खूबसूरत शहर था। वही एथेंस नगर जो है यूनान के इतिहास में वहां के शासकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र रही थी, और उस काल में उस शासकों की राजधानी भी रही थी, जिससे कि एथेंस नगर का जो महत्व है पूरे वर्ल्ड के चारों ओर उसकी तारीफें सुने जाने लगी थी। जो भी यात्रीगण आते थे और एथेंस की प्रशंसा किए बगैर वो लोग वापस नहीं लौटते थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पेरिक्लीज ने अपने जो शासन काल है उसका शासन काल बहुत संक्षिप्त है, लगभग 14 ईयर्स है। 443 टू 429 बीसी ईसा पूर्व के आसपास में उसका शासन काल मात्र 14 ईयर्स का ही वो था। लेकिन ये जो शासन काल था इतना महत्व का था, इतना इंपॉर्टेंट था कि एथेंस का काल में जो है पेरिक्लीज का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस छोटे से काल में पेरिक्लीज ने ऐसे ऐसे कार्य किए थे जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है, और वो अभी भी काफी फेमस है। इसीलिए आपका सिलेबस में पेरिक्लीज और उसकी उपलब्धियों का स्थान दिया गया है, ठीक है। पहले पेरिक्लीज के बारे में जानते हैं हम लोग। पेरिक्लीज कौन थे, उसका व्यक्तित्व कैसा था, उसके पेरेंट्स कौन थे, उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। पेरिक्लीज जो है, पेरिक्लीज का जो शासन काल है वो आपका 443 ईसा पूर्व से 429 ईसा पूर्व के बीच में रहा था, ठीक है, यानी कि 14 ईयर्स रहा था। चूंकि पेरिक्लीज का युग जो है एथेंस तथा यूनान के इतिहास में कई दृष्टियों से इंपॉर्टेंट था। जैसे कि इस युग में जो है गणतंत्र का बहुत ही अच्छे से विकास हुआ था। गणतंत्र कहने का मतलब कि इस काल में जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी उसका एक क्रम अनुसार जो है धीरे धीरे इस पे विकास होता है। मतलब गणतंत्र के क्षेत्र में जो है यूनान जो है पेरिक्लीज के शासन काल में धीरे धीरे अच्छे से डेवलप होता है वो। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि इस काल में कला का, साहित्य का एवं दर्शन के क्षेत्र में इस युग की अमर देन है। इस युग में एथेंस का गणतांत्रिक संविधान जो है, जिसको सोलन तथा क्लैस्थनीज ने जन्म दिया था, पूर्णता को प्राप्त हुआ और एथेंस में एक सफल गणतांत्रिक शासन का शुभारंभ होता है। इस युग में एथेंस जो है समस्त यूनान का बौद्धिक केंद्र बन गया, जहां लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे। भव्य भवनों एवं कलात्मक वस्तुओं से एथेंस का सौंदर्य जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। सौंदर्य एवं सजावट के कारण एथेंस नगरी समस्त ग्रीस की रानी प्रतीत होती। एथेंस वासी स्वतंत्र एवं स्वतंत्र जीवन बिताते थे। इन्हीं कारणों से इस युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। अब हम एक एक कर सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले पेरिक्लीज का व्यक्तित्व को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो पेरिक्लीज का जो जन्म है वो आपको 493 ईसा पूर्व में एथेंस में होता है। इसके पिता का नाम जो है जेंथिपस था और इसकी मां जो है क्लैस्थनीज की भतीजी थी। तो क्लैस्थनीज कौन थे? वो एक बहुत ही महान शासक थे एथेंस की। उसकी भतीजी जो है पेरिक्लीज की मम्मी थी। पेरिक्लीज युवावस्था में ही एथेंस की राजनीति में बहुत ही एक्टिव हो गए थे। पेरिक्लीज को अच्छी सैनिक शिक्षा मिली हुई थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त उसने बौद्धिक शिक्षा भी प्राप्त की थी। इन्होंने 2 विचारकों से इनको बौद्धिक शिक्षा मिली हुई थी। प्रथम शिक्षक का नाम डेमन था, जो संगीत शास्त्र का विद्वान था।
तथा दूसरा शिक्षक एक महान दार्शनिक था जिसका नाम था एनेक्सागोरस था। एनेक्सागोरस के संपर्क में आने से पेरिक्लिस का मस्तिष्क अत्यंत प्रगतिशील हो गया तथा वह तत्कालीन रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से मुक्त था। उनका व्यक्तित्व अत्यंत गंभीर था जो उसकी सफलता का महान कारण था। चूंकि पेरिक्लिस जो है बचपन से ही बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का था और वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे से, वो बहुत तेज था और उसको सैनिक शिक्षा भी बहुत अच्छे तरीके से मिली हुई थी। इसीलिए इसको जो शिक्षक मिले हुए थे वो शिक्षकों से इन्होंने काफी अच्छे तरीके से इन्होंने पढ़ाई की थी और इस पे उन्होंने निपुणता प्राप्त की थी आगे अपना लाइफ में। ठीक है, वो एक कुशल शासक था जो अर्थनीति का पूर्ण व्यवहारिक ज्ञान रखता था। उसने तत्कालीन दर्शन एवं विज्ञान का गंभीर अनुशीलन किया था तथा कला का वास्तविक प्रेमी भी था। वह विद्या प्रेमी था और उसके व्यसन बौद्धिक थे। उसके मित्र और साथी उस युग के महान चिंतक थे। उसके व्यक्तित्व का सबसे मोहक अंग था उसकी अद्वितीय वक्तृत्व कला। वह अपनी वाणी के अपूर्व प्रभाव से जनता को मंत्रमुग्ध कर देता था। उसका गंभीर तथा भव्य मुखमंडल उसके धारा प्रवाह भाषण के साथ मिलकर जनता पर अपूर्व प्रभाव डालता था। वह जनता को कभी कभी ही दर्शन देता था तथा वह मंच पर ही वह ऊंचे मंच से एकत्र जनता की भीड़ को आदर्शवाद की भाषा से अपना संदेश देता था। कुल मिलाकर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो पेरिक्लिस है वो एक कुशल वक्ता थे। वो उनकी जो वाणी है वो काफी मधुर थी और साथ ही साथ वो जो बोलते थे उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था और उनकी वाणी में जो ओजपूर्ण छवि थी वो एथेंस वासियों को काफी अट्रैक्ट करती थी। ठीक है, उसका जो डेथ हुआ, उनका जो देहांत हुआ वो आपका 429 ईसा पूर्व में उनका डेथ हो जाता है। लेकिन डेथ होने से पहले उनका जो अचीवमेंट्स रहा बहुत कुछ था। उनका पहला जो अचीवमेंट्स रहा वो आपका संवैधानिक सुधार उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक सुधार कहने का मतलब कि एथेंस में किस तरह से जनता के लिए शासन पद्धति का जो विकास किया गया था उसमें पेरिक्लिस का जो रोल था वो इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पेरिक्लिस के शासन काल में एथेंस का जो है गणतांत्रिक संविधान पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। सोलन तथा क्लेस्थनीज ने जिस प्रक्रिया को आरंभ किया था उसकी चरम परिणति पेरिक्लिस के शासन काल में होती है। जनता के हाथ में राज्य की प्रभु सत्ता देने का कार्य सोलन ने प्रारंभ किया था और क्लेस्थनीज ने उसे आगे बढ़ाया था, परंतु पेरिक्लिस ने जनता को पूर्ण रूपेण प्रभुता संपन्न बनाकर उस कार्य को पूरा किया। वह जनता का सच्चा प्रेमी एवं हितैषी था, अतः उसने कुलीनों की रही सही शक्ति को भी नष्ट कर दिया और जनता को शक्ति संपन्न बनाया। इसका ये मतलब होता है कि चूंकि एक सफल गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में हम लोग ये देखते हैं कि उसमें जनता के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, जनता को अच्छी तरीके से अधिकार दिए जाते हैं एक अच्छा संविधान में। तो उस समय चूंकि संविधान का विकास तो प्रारंभ हो गया था लेकिन पेरिक्लिस ने उसको पूर्णता की ओर प्राप्त किया। कहने का मतलब कि उससे पहले के जो दो शासक थे जिनका नाम था सोलन और क्लेस्थनीज, ये दोनों शासकों ने जनता पर जो छोटे मोटे जो अधिकार दिए गए थे संविधान के तहत, इन दोनों से आगे बढ़ चढ़ करके पेरिक्लिस ने जनता को और अधिक जो है संविधान के द्वारा इनको अधिकार देने का प्रयास किया था। ठीक है, और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने जो है एरियोपैगस का सुधार करते हैं। एक काउंसिल है जिसका नाम है एरियोपैगस। एरियोपैगस नामक काउंसिल एथेंस के संविधान में सबसे दकियानुसी तथा प्रतिक्रियावादी संस्था थी जो जनता की प्रगति में बाधक थी। कहने का मतलब है कि जनता को आगे बढ़ने से या आप कह सकते हैं कि जनता के अधिकारों का हनन करने वाली संस्था थी जिसका नाम था एरियोपैगस। उसको सुधार करते हैं आपका पेरिक्लिस। पेरिक्लिस जो है सुधार करते हैं। इसमें क्या क्या सुधार होते हैं उसको बताते हैं आपको कि उसके जो सदस्य होते थे उनको आर्कन बोला जाता था। ठीक है, जो राज्य के सबसे अधिक धनी वर्ग के लोग इसमें सदस्य बनते थे। यह जो संस्था है गणतंत्र के विकास में एक रोड़ा थी। अतः पेरिक्लिस ने स्पष्ट रूप से देखा कि जनता को पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न बनाने के लिए आवश्यक है कि इस संस्था का सुधार किया जाए या इसका अंत कर दिया जाए। उसे इस संस्था से विशेष घृणा थी, अतः उसने कई ऐसे कानून पास कराए जिससे इस संस्था की शक्ति बहुत कम हो गई। इसके सभी राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। इस सभा को यह अधिकार प्राप्त था कि राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारियों को कानून का उल्लंघन करने पर दंड दे। इस सभा को यह भी अधिकार था कि वह शासन का निरीक्षण करे तथा यह देखे कि कानूनों का पालन होता है या नहीं।
ये सारे अधिकार पेरिक्लीस ने एरियोपैगस से छीनकर लोकसभा या आम जनता की सभा को प्रदान कर दिए। दूसरे शब्दों में कुलीनों तथा धनिकों से अधिकार छीनकर जनता को दे दिए गए। एरियोपैगस कभी कभी नागरिकों की व्यक्तिगत जीवन की भी छानबीन करती थी, इसका यह अधिकार भी छीन लिया गया। अब इस संस्था के हाथ में केवल कुछ धार्मिक तथा न्याय संबंधी अधिकार रह गया। इस सभा को हत्या संबंधी मुकदमों के निर्णय करने का अधिकार रह गया तथा एथेना देवी के जैतून वृक्षों और कुछ देवी मंदिरों की संपत्ति की देखभाल करना भी इसी संस्था के हाथ में रहा। इसमें आप लोग कम शब्दों में यह समझ सकते हैं कि ये जो एरियोपैगस की जो संस्था थी, बहुत कम लोग जो धनी थे, बहुत अमीर थे, उन लोगों के हाथों में ये संस्था पूरी तरह से कब्जा की गई थी। और ये जो मेंबर थे, इसके सदस्य थे, ये लोग निरंकुश भाव से जो कुछ भी अधिकार नागरिकों के थे, जो भी थे, उसको ये लोग सीमित करने का बहुत सारे ऐसे कार्य थे पूरे एथेंस में, पूरे यूनान में, जिसको ये संस्था अपने हिसाब से चलाती थी। लेकिन पेरिक्लीस ने इसमें व्यापक रूप से सुधार किए। बहुत सारे अधिकारों को एरियोपैगस संस्था से छीन करके एक जनता की सभा को जो है ये अधिकार दे दिए गए। ठीक है, इससे जो है ये संस्था कमजोर हो गया और धीरे धीरे जनता का जो शासन है वो उस पे पूरे यूनान में प्रचलित हो गया। और इसमें ये हम लोग देखते हैं, ये जो संविधान का जो सुधार पेरिक्लीस ने किए थे, उसमें जो अगला पॉइंट्स है उसमें है कि आर्कनों को वेतन, ये जो एरियोपैगस के जो सदस्य उसको आर्कन बोला जाता था, जो कि कुछ धनिक लोग रहते थे, उसको आर्कन बोला जाता था। तो उसका जो वेतन देने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एरियोपैगस की शक्ति सबसे पहले जब छीन जाती है, पेरिक्लीस ने जब छीन लिया, तो गणतांत्रिक विकास की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया कि अभी तक आर्कनों को वेतन नहीं मिलता था। इस कारण यह कानून था कि आर्कन के पद पर समाज के 2 उच्च तथा धनी वर्गों के सदस्य चुने जा सकते हैं, क्योंकि गरीब जनता बिना वेतन के काम करने में असमर्थ थी। पेरिक्लीस ने कानून में सुधार कर आर्कनों को वेतन देना प्रारंभ किया। इस सुधार से इस पद पर नियुक्ति का द्वार गरीब जनता के लिए भी खुल गया तथा धनी वर्ग का इस पर एकाधिकार समाप्त हो गया। पेरिक्लीस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था उस समय, क्योंकि उस समय जो आर्कन चुने जाते थे, आर्कन शुरू में चुने जाते थे, बहुत अमीर वर्ग के सदस्य चुने जाते थे। लेकिन चूंकि पेरिक्लीस ने उसमें बहुत सारे सुधार किए थे और सुधारों के तहत जितने भी गरीब जनता है, गरीब जनता अगर चाहती और आर्कन का पद इन्हें मिलता था, तो चूंकि शुरू में उसमें वेतन देने की जो पद्धति थी वो नहीं थी, लेकिन बाद में पेरिक्लीस ने इसमें सुधार किया और वेतन देने की जो प्रथा है आर्कनों को इन्होंने स्टार्ट कराया। चूंकि शुरू में धनिक वर्ग के लोग इसमें सदस्य होते थे, लेकिन बाद में सुधार के तहत जब गरीब वर्ग के लोग इसमें सदस्य बन गए, तो वेतन का जो लाभ है गरीब लोगों को मिलने लगा और वो लोग अच्छे ढंग से इसका कार्य का संपादन करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पॉइंट, सुधार के तहत ये किया गया कि लॉट की प्रथा द्वारा निर्वाचन स्टार्ट किया गया। अभी तक निर्वाचन जो होता था, निर्वाचन तथा लॉट दोनों के आधार पर अफसरों की नियुक्ति होती थी। पेरिक्लीस ने 500 की काउंसिल के सदस्यों तथा आर्कनों की नियुक्ति के लिए निर्वाचन की प्रथा को समाप्त कर केवल लॉट के आधार पर ही नियुक्ति को निश्चित किया। इससे कोई भी नागरिक किसी भी पद पर चुना जा सकता था। इस सुधार से गरीब नागरिक भी ऊंचे पद पर पहुंच सकता था। अतः अब इन अफसरों को वेतन देना आवश्यक हो गया, क्योंकि बिना वेतन के गरीब अफसर सुचारू रूप से शासन नहीं कर सकते थे। पेरिक्लीस ने आर्कनों तथा 500 काउंसिल के सदस्यों के लिए वेतन की प्रथा चालू की। यह भी उसका प्रधान सुधार था, जिसके कारण एथेंस में गणतंत्र का पूर्ण विकास हुआ। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, 5 साल पहले झारखंड में मुखिया का इलेक्शन होता है, उप मुखिया का इलेक्शन होता है, और उससे भी नीचे पंचायत सदस्य और जो भी एरिया के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड किए गए 5 साल पहले। लेकिन आप लोग ये भी जानते होंगे कि ये जो जितने जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं, इनको जो है वेतन का जो प्रोसेसिंग है वो गवर्नमेंट ने अभी भी सुचारू रूप से विकसित नहीं की है, ना ही लोगों को मुहैया कराया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने मनमाने तरीके से ये लोग अपने लोकल एरियाज में जो है ये लोग अपने तरीके से काम को चलाते हैं, और कह सकते हैं कि उतने तरीके से, उतने अच्छे तरीके से ये लोग जनता का जो भी कार्य है उसको निर्वहन अच्छे तरीके से ये लोग नहीं करते, क्योंकि वेतन जो है सरकार इन लोगों को फिक्स अमाउंट के रूप में फिक्स नहीं किया गया है। तो ये लोग मनमानी करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी योजनाओं को या फंड को ये लोग कह सकते हैं कि कुछ अमाउंट ये लोग अपने में भी खर्च करते हैं, स्वयं स्वार्थ के लिए खर्च करते हैं, और जनता का पैसा, जनता के हित के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं सरकार के द्वारा, उन योजनाओं का पूरा लाभ जनता को प्राप्त नहीं हो पाता है। उसी तरह से आप लोग देखिएगा कि उस समय एक लॉट की प्रथा है
और इसमें जो अफसरों की नियुक्ति की जाती थी यूनान में, उसमें 500 मेंबर होते थे। पूरे यूनान से ये चुने जाते थे, ठीक है, पूरे यूनान से ये चुने जाते थे, 500 मेंबर रहते थे। तो इन लोगों को भी पैसा सुचारू रूप से पहले नहीं मिलता था। अब क्या किया गया कि पेरिक्लीस ने इन सभी लोगों को वेतन देने की प्रथा स्टार्ट कर दी। टाइम टू टाइम इन्हें वेतन दिया जाने लगा। इससे क्या हुआ, ये जो अफसरशाही हैं, इन लोगों को अपने काम के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ और पूरे यूनान में, एथेंस में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से इन्होंने कार्य को आरंभ किया और इसी तरह से एथेंस का जो है विकास आपका धीरे धीरे आरंभ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो सुधार किया गया पेरिक्लीस के द्वारा, उसमें है जजों का वेतन। जो जज होते थे न्यायालय के, उसका भी वेतन में इन्होंने जो सुधार किया उसके बारे में आपको बताते हैं। इस सुधार से वह जनता में अत्यंत लोकप्रिय हो गया। जजों का वेतन देना पेरिक्लीस ने अब आरंभ कर दिया था। इन जजों का चुनाव भी लॉर्ड के सहारे होता था। जो नागरिक जजों का काम करना चाहता था वह अपना नाम एक सूची में लिख देता था तथा इसी सूची में से जजों का चुनाव लॉर्ड की प्रथा द्वारा होता था। दूसरे शब्दों में इसी सूची में से संयोग से कोई भी नागरिक जज बन सकता था। नागरिकों को जज बनने में बड़ा आनंद मिलता था। वे विभिन्न मुकदमों की कहानी बैठकर सुनते थे तथा इसके लिए पैसा भी पाते थे। अतः इस सुधार से पेरिक्लीस को जनता में अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। पेरिक्लीस ने बहुत ही अच्छा काम किया था क्योंकि जज उस समय वहां के जो नागरिक होते थे, कोई भी नागरिक जज आसानी से बन सकते थे, बशर्ते कि लॉर्ड के जो सदस्य है, लॉर्ड समझते हैं आप लोग, लॉर्ड एक मेंबर है 500 लोगों का समूह। वो अगर कोई मेंबर को, कोई गरीब व्यक्ति को भी जज बना दिया जाता था तो वो अप्रूवल मिल जाता था, शासन के द्वारा अप्रूवल मिलता था। तो ये जो जज बनते थे, जजों को भी वेतन देने की जो प्रक्रिया है पेरिक्लीस ने आरंभ कर दी थी। इससे क्या हुआ, जितने भी गरीब सदस्य लोग रहते थे उन लोगों ने जो है जजों की जो गरिमा थी, जजों का जो पद था उसकी गरिमा धीरे धीरे और सुधर गई और इन्होंने बनाए रखी, ठीक है। और एक नेक्स्ट पॉइंट है, पेरिक्लीस ने नागरिकता के कानून में भी सुधार करते हैं। वो आप देख सकते हैं कि एथेंस की जो नागरिकता है अब एक वांछनीय वस्तु बन गई थी। वहां का नागरिक होने का अर्थ था बहुत से अधिकारों का उपभोग करना। इस कारण पेरिक्लीस ने नागरिक कानूनों में सुधार करना आवश्यक समझा। अब प्रत्येक 10 वर्ष पर नागरिकों की सूची में आवृत्ति की जाने लगी और यह कानून बना दिया गया कि वह व्यक्ति जिसके माता एवं पिता दोनों ही एथेंस के नागरिक न रहे हो तथा उनकी शादी कानूनी ढंग से न हुई तो एथेंस का नागरिक नहीं माना जाएगा। देखिए, नागरिक बनने की जो प्रक्रिया है पूरे एथेंस में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लागू किया गया एक कानून के द्वारा कि अगर कोई भी जो बच्चे हैं उनके माता पिता 10 वर्षों तक एथेंस के निवासी वो अगर नहीं है तो उनको नागरिक का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही इस युग में जो है एथेंस गणतंत्र की एक और विशेषता थी कि ऐसे सार्वजनिक कार्य जिनमें पैसे खर्च होने की संभावना थी धनी नागरिकों को भी दे दिए जाते थे। गरीब नागरिकों को सार्वजनिक कार्यों में पैसे खर्च करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। इन सुधारों का अपना एक महत्व था। पेरिक्लीस ने जितने भी सुधार किए थे उसका एक अपना एक इंपॉर्टेंस था, ठीक है। क्या था, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इन सुधारों के द्वारा पेरिक्लीस ने एथेंस के गणतंत्रात्मक संविधान को पूर्ण किया। सोलन एवं क्लेस्थिस ने एथेंस में गणतंत्र की नींव डाली थी। पेरिक्लीस ने उसी आधार पर भव्य भवन का निर्माण किया। पेरिक्लीस के युग में जनता के हाथों में पूर्ण रूपेण शासन का अधिकार भी आ गया था। उसके नेतृत्व में गणतंत्र के विकास में जो बाधाएं थी वे दूर की गई तथा एथेंस एक पूर्ण गणतंत्र बन गया। पर यह हम लोगों को याद रखना चाहिए कि एथेंस का गणतंत्र आज के गणतंत्रों से भिन्न था। वर्तमान गणतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार प्राप्त है, पर एथेंस में गुलामों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। वे नागरिक नहीं माने जाते थे। एथेंस गणतंत्र की सुविधा को उपभोग करने वाले नागरिक बहुत थोड़े थे तथा बहुत बड़ी संख्या में ऐसे गुलाम थे जिनका काम नागरिकों की सेवा करना था और उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इसमें साधारण शब्दों में आप लोग ये समझिए कि एथेंस में जो गणतंत्रात्मक पद्धति का जो विकास होता है, अभी का जो गणतंत्र है उससे पूर्ण रूप से भिन्न था। क्यों? इसलिए क्योंकि उस समय एथेंस में ऐसे बहुत बड़ी जनसंख्या गुलामों की थी या दास की थी जिसको कि नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। उनको वो नागरिक अधिकार नहीं मिलता था, उपभोग वो नहीं कर सकते थे बहुत सारी ऐसी चीजों का जो कि वहां के जो एक्चुअल में जो नागरिक थे उसको प्राप्त था। तो इस तरह से देखते हैं कि अभी का गणतंत्र और उस समय का गणतंत्र में बहुत डिफर है, अंतर है, ठीक है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि पेरिक्लीस जब 443 ईस्वी में ये जब गद्दी पे बैठते हैं तो इनका साम्राज्यवाद का एक नया काल स्टार्ट होता है। कहने का मतलब कि यूनान का जो एरिया है धीरे धीरे इन्होंने अपना युद्ध के द्वारा इन्होंने फैलाते हैं, ठीक है। तो किस तरह से साम्राज्यवाद का विकास होता है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ये भी देखते हैं कि एथेंस गणतंत्र का नेता होने से पहले एथेंस के साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी।
हम लोग ये भी देख चुके हैं कि फारसी युद्धों के समय एथेंस ने शत्रु का सामना करने के लिए यूनानी जगत का नेतृत्व किया था। एथेंस के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जिसके बल पर उसने फारस वालों को हराया था। कहने का ये मतलब है कि एथेंस उस समय काफी बहुत शक्तिशाली था और अपनी सेना की बदौलत उसने क्या किया था, फारस जैसे देश को उन्होंने शिकस्त प्राप्त की थी। ठीक है, फारस पर विजय प्राप्त करने से उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो वैल्यू है, उनका जो इंपॉर्टेंस है, चार चांद लग जाता है। ठीक है, और इसी के साथ ये जो छोटे राज्य थे अगल बगल में, जैसे इजियन थे, भूमध्य सागर के राज्य थे, इन पर पेरिक्लीस का अधिकार हो जाता है। और इसी के साथ पेरिक्लीस ने सामुद्रिक संघ भी बनाते हैं, अगल बगल छोटे छोटे राज्यों को संघ बनाया जाता है और एथेंस जो है उसका लीडर बनता है। और लीडर बनने के साथ ही उसका जो एरिया है युद्ध के द्वारा उन्होंने विजित कर अगल बगल के जो छोटे मोटे देश थे उसको हरा करके इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार इन्होंने कर लेते हैं। और इसके साथ हम लोग ये देखते हैं नेक्स्ट की पेरिक्लीस की जो साम्राज्यवादी नीति थी, नीति इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी सिद्ध हुई कि इसके कारण से एथेंस नगर का जो है भौतिक ऐश्वर्य बढ़ जाता है। नए उपनिवेशों में व्यापार का विस्तार होता है, साम्राज्य विस्तार से एथेंस के अधिकार नागरिकों के हृदय में गौरव का एहसास होता है। साथ ही ये जो राज्य है, ये राज्य की गरिमा एवं प्रतिष्ठा में इतनी वृद्धि होती है कि पेरिक्लीस इस नीति से गदगद हो जाता है और उसका जो शासन काल है स्वर्ण काल का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, और हम लोग ये भी देखते हैं कि एथेंस का किस तरह से विकास होता है उसके काल में, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एथेंस एक शहर है, ठीक है, इजिप्ट का, ये इसका यूनान का है। ठीक है, तो इसमें ये देखते हैं कि पेरिक्लीस का जो युग है विश्व के इतिहास में एथेंस के सांस्कृतिक वैभव एवं विकास के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। पेरिक्लीस के कुशल नेतृत्व में नागरिकों ने गणतांत्रिक जीवन बिताते हुए एथेंस के सांस्कृतिक विकास से लाभ उठाया। इस युग में साहित्य, दर्शन, विज्ञान एवं कला की उन्नति पराकाष्ठा पर पहुंच गई। सभी को स्वतंत्र, सुरुचिपूर्ण एवं सुंदर जीवन की सुविधा प्राप्त थी। इसी कारण इस युग को यूनान का स्वर्ण युग कहते हैं। अब हम विचार करते हैं कि किन कारणों से इस युग को यह संज्ञा प्राप्त होती है। अब हम लोग ये विचार करना है कि स्वर्ण युग तो कहा जाता था, लेकिन किस तरह से कहा जाता था। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पेरिक्लीस के आदर्श कौन थे। पेरिक्लीस ने अपने कुशल नेतृत्व एवं भव्य कल्पना के द्वारा इस युग को समृद्ध किया था। वह एक साम्राज्यवादी था, पर उसके साम्राज्यवाद के आदर्श अत्यंत उच्च थे। वह एथेंस नगरी को पूरे यूनान की रानी बनाना तथा एथेंस के साम्राज्य को चतुर्दिक विस्तृत करना चाहता था। वह चाहता था कि समस्त ग्रीस एथेंस का नेतृत्व मान ले। इन आदर्शों के अतिरिक्त उसके समक्ष सबसे बड़ा उद्देश्य था एथेंस को सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे समृद्ध राज्य बनाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने कुछ भी उठा नहीं रखा। इस दिशा में उसे सफलता भी मिली। इन्हीं प्रयत्नों एवं सफलताओं के कारण वह विश्व इतिहास में अत्यधिक प्रसिद्ध है। आप लोग देखिएगा कि कोई भी राजा जब कोई देश में शासन करता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। भारत में भी बहुत सारे महान शासक आए हैं और पूरा इतिहास में, पूरा वर्ल्ड वाइड वो लोग फेमस हो जाते हैं। जैसे प्राचीन भारत में आप लोग देखिएगा तो प्राचीन भारत में बहुत सारे शासक आए थे, लेकिन सम्राट अशोक जैसा शासक कोई नहीं हुआ। मध्यकाल में आप लोग अकबर को बोल सकते हैं। तो ये जो शासक थे इतने प्रसिद्ध हुए अपने काम से, अपनी उपलब्धियों से, कि अपने युग को गौरव इन्होंने प्राप्त किए थे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ये देखते हैं कि पेरिक्लीस ने एथेंस नगर की सौंदर्य वृद्धि एवं वहां पर जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की थी, हर क्षेत्र में इन्होंने उपलब्धियां जो हासिल की थी वो बहुत कम शासकों को वर्ल्ड में प्राप्त होता है, दूसरे शासकों को। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि एथेंस नगर की सौंदर्य वृद्धि के लिए पेरिक्लीस ने बहुत ही अधिक प्रयत्न किए थे। वहां पर नाट्यशालाएं की स्थापना कराई थी, सुंदर त्योहारों का प्रबंध होता था, भव्य भवनों का निर्माण होता था, सुंदर मंदिरों का निर्माण होता था एथेंस नगर में। और इसके साथ ही कला एवं साहित्य का केंद्र जो है एथेंस नगर बन जाता है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि सुंदर मंदिर एवं भवनों का निर्माण इस काल में लगभग पूरे यूनान में प्रारंभ हो जाता है। और ये भी है कि एक पार्थेनन का निर्माण होता है। पार्थेनन क्या है? पेरिक्लीस द्वारा निर्मित मंदिरों में सबसे सुंदर एवं प्रसिद्ध मंदिर पार्थेनन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप लोग। पेरिक्लीस का युग में जो है पार्थेनन का मंदिर सबसे सुंदर एवं सबसे आकर्षक एवं सबसे बड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्या है? यह एथेंस की देवी एथेना का मंदिर था जो एकोपोलिन नामक स्थान पर बनाया गया था। यह मंदिर डोरियन शैली का उत्कृष्ट नमूना है और यह पत्थर का बनाया गया था। डोरियन शैली में सुंदर एवं मजबूत खंभों के आधार पर यह भवन खड़ा रहता था। इस मंदिर में 46 खंभे थे। खंभों की ऊंचाई 34 फीट है और इन खंभों की चौड़ाई ऊपर जाती हुई कम हो जाती है। इस तरह से ये
पेरिक्लीस के युग की क्या है, अनुपम कृति है। नेक्स्ट है आपका एथेना की मूर्ति का भी निर्माण इस काल में होता है। इस मंदिर में एथेना देवी की एक अत्यंत सुंदर एवं विशाल मूर्ति बनाकर रखी गई थी। यह मूर्ति कांसे की बनी हुई थी। इस सुंदर एवं विशाल मूर्ति के निर्माता फीडियस नामक उस युग का प्रसिद्ध मूर्तिकार था। ये जो मूर्तिकार था फीडियस, ये क्या था, एथेना की मूर्ति का निर्माण किया था। एथेना देवी की मूर्ति मंदिर के बीच में मुस्कुराती मुद्रा में तथा सुनहले वस्त्रों से सजाकर रखी गई थी। देवी के सिर पर सिर स्थान भी था। और हम लोग ये भी देखते हैं, एक लास्ट पैराग्राफ है, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर देते हैं कि ये जो साहित्य का जो विकास हुआ पेरिक्लीस के युग में, वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उस युग में जो है बहुत ही अच्छे कवि, नाटककार तथा लेखक भी होते हैं, जिनकी रचनाओं को जब आप लोग अध्ययन करिएगा तो वो हम लोगों को अभी भी आदर्श का अनुभव देती है। इस युग में कविता का भी बहुत ही अच्छे से विकास हुआ। पेरिक्लीस के युग में सबसे प्रसिद्ध कवि का नाम है पिंडार। यह गीति काव्य का कुशल रचयिता और स्वयं एक प्रसिद्ध गायक था। लोगों का ऐसा विश्वास था कि उस पर अपोलो देवता की विशेष कृपा दृष्टि थी। अपोलो संगीत का देवता था। पिंडार का जो जीवन काल है वो आपका 522 ईसा पूर्व से 448 ईसा पूर्व था। इसकी रचनाओं के अंश मात्र पाए जाते हैं। उस युग में जो है नाटक की भी रचना की गई थी। नाटक दो प्रकार के होते हैं, एक है दुखांत और एक है सुखांत। ये नाटक बहुत ही अधिक मात्रा में पूरे यूनान में उस समय लिखे गए थे। इन नाटकों के कारण उस युग का अत्यंत महत्व है। नाटकों के क्षेत्र में प्रसिद्ध नैतिकवादी नाटककार इसेलस का नाम आता है। इनका जीवन काल 525 ईसा पूर्व से 456 ईसा पूर्व था। उसने विशेषता धार्मिक एवं पौराणिक विषयों पर रचनाएं की थी। उसकी रचनाओं में हम देवताओं में न्याय की उसका अखंड विश्वास पाते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पेरिक्लीस का जो युग था सभी क्षेत्रों में इस काल उपलब्धियों से भरा हुआ था, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में। और उसका जो साम्राज्यवाद था पूरे यूनान में जो है उस समय सब तरफ पेरिक्लीस ही छाया हुआ था। और इसी कारण से उसकी जो उपलब्धियां हैं उसका जब अध्ययन करते हैं, एथेंस का गणतंत्र विकास के संदर्भ में कहिए, चाहे साम्राज्यवाद के विकास के संदर्भ में कहिए, या संगीत कला के क्षेत्र में कहिए, सभी पहलुओं का हम लोग व्यापक अध्ययन करेंगे तो निचोड़ में हम लोग क्या बोलते हैं, द गोल्डन एज ऑफ पेरिक्लीस इन यूनान। तो इस तरह से